हाल ही में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट में दावा किया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के ठाणे में गुरु पूरब के दिन गुरुद्वारे में चुनाव प्रचार करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्हें और भाजपा के सदस्यों को गुरुद्वारे से बाहर कर दिया गया। उनके ट्वीट ने सोशल मीडिया पर तेजी से तूल पकड़ा और इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। सुप्रिया ने लिखा कि गुरुद्वारे में सब एक समान है और भावनाओं की इज्जत की जानी चाहिए। इस बात को आधार बनाकर उन्होंने नड्डा और भाजपा पर निशाना साधा। हालांकि इस दावे को लेकर गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार थाने की ओर से अध्यक्ष गुरमुख सिंह सयान का एक स्पष्ट बयान भी सामने आया। बयान के मुताबिक जेपी नड्डा जी गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन करने आए थे और पूरी श्रद्धा के साथ मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन ने उन्हें अंदर रुकने का अनुरोध भी किया। बयान में कहा गया है कि नड्डा ने अन्य भक्तों की तरह पूरे सम्मान और श्रद्धा से गुरुद्वारे में अपने दर्शन किए और कोई चुनाव प्रचार नहीं किया। गुरमुख सिंह सयान ने कहा, गुरुद्वारे की मर्यादा का पालन करते हुए नड्डा जी ने सभी नियमों का पालन किया। कुछ मीडियाकर्मियों और पत्रकारों ने इस घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और झूठी अफवाहें फैलाई। बयान में स्पष्ट किया गया कि नड्डा जी ने केवल श्रद्धा में हिस्सा लिया था और चुनाव प्रचार का कोई इरादा नहीं था। गुरुद्वारे कमेटी ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अफवाहें फैलाने वाले पत्रकारों की खबरें पूरी तरह से निराधार है। इसके अलावा उन्होंने भक्तों से अपील की कि वे झूठी ऐसी बातों पर ध्यान न दें। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। गडकरी ने दावा किया कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में कांग्रेस ने संविधान में बदलाव किया था। वाकाड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा यह कहा गया कि अगर बीजेपी 400 से अधिक सीटें जीतती है तो वे संविधान को बदल देगी। संविधान भारत के लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा है। गडकरी ने कहा कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। हकीकत तो यह है कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान संविधान में बदलाव किया गया। जब उनके चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था, तब कांग्रेस पार्टी ने अपने फायदे के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में बदलाव कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी संविधान तोड़ा था वे इसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान गलत सूचना फैलाने और लोगों को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि कांग्रेस केवल गरीबी हटाओ के नारे देती है। हकीकत में उनकी सरकार के समय गरीबों के हाथ केवल परेशानी लगती है। आज जहां भी कांग्रेस है वहां आज भी गरीब परेशान है। कांग्रेस शासन के दौरान गरीबी हटाओ नारे के साथ 8 सूत्रीय, 20 सूत्रीय और 40 सूत्रीय पहल जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन दुर्भाग्य से किसानों, मजदूरों, दलितों और मुसलमानों के बीच गरीबी बनी रही। गडकरी ने कहा कि बीजेपी देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन पहुंचाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर 22 लाख करोड़ रुपए का है और दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जबकि 2014 से पहले यह 8वें और 7 लाख करोड़ रुपए का हुआ करता था। विकास और तकनीक के कारण हमने अब जापान को पीछे छोड़ दिया है। हम चीन और अमेरिका के पीछे हैं, लेकिन ऐसी आशा है कि आने वाले 5 सालों में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, शरद पवार के बयान ने महाविकास आघाड़ी के झूठ को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने लिखा, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी ने मुंबई और महाराष्ट्र को गुमराह करने के लिए लगातार झूठ बोला। दरअसल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ही धारावी पुनर्विकास परियोजना को अडानी समूह को सौंपा था। मालवीय ने अपने पोस्ट में शरद पवार के एक इंटरव्यू का वीडियो क्लिप भी शेयर किया। इस क्लिप में एनसीपी प्रमुख शरद पवार कथित तौर पर कहते हैं, धारावी का मुद्दा बिल्कुल नहीं है, ये सभी मुद्दे अडानी पर हमले के लिए थे। अडानी धारावी परियोजना में रुचि नहीं रखते थे, परियोजना को किसी और को दिया गया था। कुछ बातचीत चल रही है लेकिन अडानी से नहीं। मालवीय ने लिखा, शरद पवार ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे के अडानी पर हमले को बकवास बताया। उन्होंने आगे कहा कि अडानी को धारावी पुनर्विकास परियोजना में कोई दिलचस्पी नहीं थी। महाविकास आघाड़ी के सबसे वरिष्ठ नेता की ओर से यह बयान महत्वपूर्ण मतदान से ठीक पहले गठबंधन के लिए शर्मनाक है। उद्धव और राहुल मुंबई और महाराष्ट्र को गुमराह करने के लिए लगातार झूठ बोल रहे थे। यह उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए ही थी जिसने अडानी समूह को धारावी परियोजना का ठेका दिया था। धारावी पुनर्विकास परियोजना महाराष्ट्र सरकार और अडानी समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को नया रूप देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एक अहम मुद्दा बन गया है। विपक्षी दलों ने परियोजना के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठाए। 2022 में शिंदे फडणवीस सरकार ने परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट अडानी समूह को दिया था और इस पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, यह मुद्दा केवल धारावी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे मुंबई से जुड़ा है। धारावी अपनी विविधता और मुंबई की सांस्कृतिक भावना को दर्शाता है। ये पिछले 2 दशकों से कांग्रेस का गढ़ रहा है। इस साल कांग्रेस की उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ 2004 से धारावी का प्रतिनिधित्व कर रही वर्षा
का मुकाबला एकनाथ शिंदे की शिवसेना के राजेश खंडारे से होगा। क्या शरद पवार का बयान एमवीए के लिए भारी पड़ सकता है, यह देखना दिलचस्प होने वाला है। धारावी के इस बयान का चुनाव न केवल परियोजनाओं के भविष्य बल्कि मुंबई के राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल सकता है। अंग्रेजों के काल में बसी ये बस्ती आज एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। 1999 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन की सरकार थी, तब पहली बार धारावी को रीडेवलप करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद 2003 से 2004 में महाराष्ट्र सरकार धारावी का रीडेवलपमेंट प्लान लेकर आई। धारावी को एक इंटीग्रेटेड प्लान टाउनशिप के रूप में रीडेवलप करने का फैसला लिया गया और प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाले गए। हालांकि 2011 में सरकार ने सभी टेंडर कैंसिल कर दिए और इस प्रोजेक्ट के लिए लगी बोली को उद्धव ठाकरे सरकार ने साल 2019 में कैंसिल कर दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बदली और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। बाद में इसमें अजीत पवार भी शामिल हो गए। इसके बाद धारावी को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया। 2022 में शिंदे सरकार ने अक्टूबर 2022 में नए टेंडर जारी किए। 29 नवंबर 2022 को अडानी प्रॉपर्टीज ने धारावी झुग्गी बस्ती को रीडेवलप करने के प्रोजेक्ट की बोली जीत ली। अडानी ग्रुप ने 5,059 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। धारावी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने वालों में दूसरे नंबर पर डीएलएफ ग्रुप रहा था, जिसने 2,025 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को बर्बाद कर दिया और आज हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली की मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया ताकि सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नाम की बिजली कंपनी उसे नीलाम कर अपनी करोड़ों रुपए की बकाया रकम वसूल कर सके। ये हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इतना ही नहीं, अदालत ने प्रधान सचिव बिजली के फैक्ट फाइंडिंग जांच कर उन अधिकारियों का पता लगाने के आदेश भी दिए हैं जिनकी वजह से बिजली कंपनी की रकम अदालत के आदेशों के बाद भी जमा नहीं कराई गई। खजाना उड़ाए कांग्रेस के नेता और गाज गिरे अधिकारियों पर कांग्रेस और राहुल गांधी की खटाखट राजनीति का खामियाजा हिमाचलियों को दिल्ली में हिमाचल की पहचान बन चुके हिमाचल भवन को गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। ये उनकी प्रतिष्ठा पर बड़ा धक्का है। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन मंडी हाउस को अटैच कर दिया है। हाईकोर्ट के ये आदेश बिजली कंपनी की रकम न लौटाने से जुड़े केस में दिए गए। अदालत ने बिजली विभाग के प्रधान सचिव को इस पूरे मामले में फैक्ट फाइंडिंग जांच के आदेश भी दिए ताकि उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके जिनकी लापरवाही से यह स्थिति बनी। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में चिनाब नदी पर 400 मेगावाट के सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना था। इस प्रोजेक्ट में पहले भी ऑर्बिटेशन में प्रदेश सरकार को कंपनी की ओर से जमा की गई 64 करोड़ रुपए की अपफ्रंट मनी 7% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश मिला था, लेकिन सरकार ने आदेश की अवहेलना की और अब यह राशि ब्याज के साथ लगभग 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी कि रकम जमा न करने पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह राशि राज्य के खजाने से जा रही है जिसका नुकसान जनता को उठाना होगा, इसलिए कंपनी को हिमाचल भवन को नीलाम कर अपनी रकम वसूलने की अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को ऑर्बिट्रेटर की ओर से कंपनी के पक्ष में सुनाए गए फैसले पर यह कहकर स्टे दिया था कि ये स्टे तभी लागू होगा अगर सरकार इस रकम को जमा करा देती है। हालांकि सरकार ने ये रकम जमा नहीं कराई। खंडपीठ ने सरकार को रकम जमा कराने के लिए और समय दे दिया। साथ ही सरकार को आगाह किया कि अगर सरकार ने रकम जमा नहीं कराई तो ये स्टे हट जाएगा। इसके बाद 15 जुलाई 2024 को रकम जमा न कराने पर इसे स्टे हटा दिया गया था और अदालत ने कहा कि इस रकम को न लौटाने की वजह से लगातार ब्याज बढ़ रहा है जो कि जनता के खजाने से जाना है। इसलिए ये अदालत हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश देती है और कंपनी अपनी रकम वसूलने के लिए हिमाचल भवन को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। हिमाचल में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र के लोगों को हिमाचल की कांग्रेस की सरकार की नाकामियों के बारे में पता है। दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के बीच जबरदस्त माहौल है। झारखंड में लोग भ्रष्टाचार और घुसपैठ को मिल रहे सरकारी समर्थन से लोग तंग आ रहे हैं और अब हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में साथ डबल इंजन की सरकार में रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूर्व के चुनाव में की गई घोषणाओं के अक्षर से पूरा करने की नीति न देश की राजनीति को एक नई दिशा दिखाई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स पे बताएं। तब तक लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।
दिल्ली में विधानसभा चुनाव से कुछ अरसे पहले कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत की पार्टी छोड़ने की क्या वजह है? गहलोत के इस्तीफे के लिए आपके नेता बीजेपी को दोष दे रहे हैं। वे कह रहे हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दबाव में आकर गहलोत ने पार्टी छोड़ी है, लेकिन क्या वास्तव में यही वजह है या फिर गहलोत और मुख्यमंत्री आतिशी के बीच महत्वाकांक्षाओं का टकराव इसकी वजह है? आम आदमी पार्टी और कैलाश गहलोत के बीच दरार काफी दिनों से बढ़ती जा रही। उनके इस्तीफे की पटकथा पिछले साल दिसंबर में लिखी गई थी, जब कैलाश गहलोत से न्याय विभाग लेकर आतिशी को दे दिया गया था। कैलाश गहलोत के करीबी लोग बताते हैं कि तभी तो ये साफ हो गया था कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कैलाश गहलोत पर आतिशी के बराबर भरोसा नहीं है। फिर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद 15 अगस्त को झंडा फहराने के मुद्दे पर केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी झंडा फहराए, लेकिन उपराज्यपाल ने कैलाश गहलोत को झंडा फहराने का मौका दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या कैलाश गहलोत मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावेदार थे, जो कि उन्हें ना देकर आतिशी को दे दिया गया? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि कैलाश गहलोत बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जबकि कैलाश गहलोत ने अपने पत्र में लिखा है कि यमुना की सफाई और शीश महल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की साख लगातार गिर रही थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गहलोत के इस्तीफे पर खामोश हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल झा के आप में स्वागत के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल से गहलोत के अचानक इस्तीफे के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने तुरंत माइक अपने बगल में बैठी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक की ओर मोड़ दिया। दुर्गेश पाठक ने कहा कि कैलाश गहलोत से कई महीने से ईडी और आयकर विभाग पूछताछ कर रहा था और छापेमारी कर रहा था। जब रिपोर्टर ने उनसे जवाब देने के लिए कहा तो इससे पहले कि पाठक बोलना शुरू करता, केजरीवाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जवाब चाहते हैं ना? केजरीवाल ने इसके तुरंत बाद बीजेपी की आलोचना की, लेकिन गहलोत के इस्तीफे का जिक्र नहीं किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता गहलोत गृह और परिवहन जैसे प्रमुख विभागों के प्रभारी थे। उन्होंने केजरीवाल को संबोधित पत्र में आपके भीतर गंभीर चुनौतियों की ओर इशारा किया। शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीब विवादों का उल्लेख किया। शीश महल शब्द का इस्तेमाल बीजेपी केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान रेनोवेट किए गए मुख्यमंत्री आवास के लिए करती है। गहलोत ने कहा है कि इस तरह के विवाद अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अब भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए लड़ रही है और इसने दिल्ली के लोगों को बुनियादी सेवाएं देने की हमारी क्षमता को भी बुरी तरह से पंगु बना दिया है। उन्होंने कहा, अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। गहलोत ने अंत में लिखा है कि मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के साथ शुरू की थी और मैं इसे जारी रखना चाहता हूँ, और यही कारण है कि मेरे पास आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आपके स्वास्थ्य और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। पेशे से वकील कैलाश गहलोत नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वे 2015 से कैबिनेट मंत्री हैं। पिछले साल भ्रष्टाचार के एक मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने महत्वपूर्ण वित्त विभाग भी संभाला था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।